चलो ध्यान से देखो, सस्यन का मतलब होता है खेती। सस्यन मतलब क्या होता है? खेती। भारत में जो खेती होती है इसके बारे में हम आपको कल कुछ बताए थे कि भारत के कुल जनसंख्या का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेकर हमारी टोटल जनसंख्या का 65%, कितनी जनसंख्या का 65% किस पर डिपेंड है? कृषि पर। लेकिन अगर हम आप बात करें कि इनकम कितना होता है तो महज 15%, बहुत कम इनकम होता है। जिसके रीजन ये है कि कृषि जो होती है ये प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? फर्स्ट नहीं लेके प्राथमिक लिख देते। प्राथमिक क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ना आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट किस पर डिपेंड रखना पड़ेगा? नेचर पर। किस पर डिपेंड रहना है? नेचर पर। अब नेचर अच्छा हुआ तो खेती भी अच्छी, नेचर किसी बार बिगड़ गया खेती भी बिगड़ गई। तो सबसे कम इनकम किस सेक्टर में होता है? प्राइमरी से। जो भी चीज डायरेक्टली किस पर डिपेंड होती है? नेचर पर, वो किस सेक्टर में जाती है? प्राइमरी से। हालांकि इकोनॉमी का चीज है, सितंबर में इकोनॉमी शुरू होगा। अब अगस्त में दिने कितना बचल यहाँ पे 26 को आप लोग का दरोगा और बीपीएससी का जो टारगेट बैच है वो, तो जो लोग फॉर्म भरे हैं बीपीएससी का दरोगा का वो उस बैच में इनरोल होंगे। लोग जो फॉर्म नहीं भरे हैं शौखिया मत पढ़िएगा, क्योंकि टारगेट बैच में आपको आदमी 1 साल का चीज 3 महीना में हटाता है। आप सोच सकते हैं थोड़ा फास्ट जाता है, इतना लुसुर लुसुर आदमी नहीं समझाता है वहां पे, पहले ही समझ जाता है कि होशियार लड़का है। ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा। ऑनलाइन में एडमिशन 1 के दिन चालू करेंगे, 1 से 2 दिन बैठ जाता है सर्वर, ज्यादा दिन चालू कर देते हैं 1 दिन में बहुत। अभी तक नहीं हुआ है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, कल वाला रात में शो कर देगा। अरे कल का क्लास आज रात में शो करेगा, तुम कह रहा है नहीं कर रहा है, रात हुआ है। चलो ध्यान से समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक गलत लिखा गया जी, कहाँ छूट गया? प्राथमिक क्षेत्र जगह नहीं था वहां पे, इको को यहां लगा दीजिएगा आप। कौन से क्षेत्र का उद्योग है भाई? प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र हम किस पे डिपेंड रखते हैं? नेचर। जैसे गाय भैंस पालन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, डायरेक्ट नेचर से मिलती है। किसी कंपनी की गाय आती नहीं है, रिलायंस की गाय आई है? नहीं आती है यहाँ पे। खेती हो गया, ये जितनी चीजें होती हैं, खनन कोयला निकालना, भगवान दिया है तो निकालिए, झारखंड से निकलता है, बिहार से निकालो ना। यहाँ जमीन खोदिएगा तो फाटल जूता, घायली कपड़ा लता यही सब मिलेगा यहाँ पे। तो नेचर, हाँ दारू का बोतल तो जो नेचर देता है उस पर अगर आप डिपेंड है तो ऐसे एक सेक्टर को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहेंगे? प्राथमिक। सबसे ज्यादा फायदा होता है तृतीयक सेक्टर में। किसमें? हम लोग किसमें है? तृतीयक सेक्टर में, टर्सरी में। केवल सेवा करते हैं लोग, मतलब पहले पैसा ले लो और उसका काम कर दो, इसी को क्या कहते हैं? तृतीयक सेक्टर। बस जैसे आप जाइएगा कहीं खरीदने, 1 किलो चावल दीजिए, कह लाइए। कैसे किलो चावल है जी? 40-50 होगा, यही रेट। पहले 40 रुपया लाइए तो पहले क्या ले लेगा? पैसा, और उसके बाद दे देगा चावल। ना उसके घर में नोट छपा, ना उसके घर में चावल बना उसका अपना कुछ नहीं। चावल किसान का, नोट आरबीआई का। टर्सरी सेक्टर में कुछ नहीं। हम जो आपको पढ़ा रही हैं हमारा थोड़े किसी का सिद्धांत है, हम पहले से याद किए, आपको बता रहे हैं। पहले क्या ले लिए? पैसा। और टर्सरी सेक्टर में लिमिट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लड़का को बैठा दिए यहाँ पे, इतना में खेती करते तो कौन चीज होता? परिवार पोसा जाता बहुत से बहुत, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। तो इसमें खेती नहीं होती। एक और रीजन है, पहला तो इसमें तो जेन्युइन है कि टर्सरी सेक्टर होने की वजह से, पर प्राथमिक सेक्टर होने की वजह से पैदावार कम है। तो रमाना किए थे सुबह, ये नहीं देखने का, तो ध्यान से देख रहा है। तू नया नया है, तू भले खाली होगा तो हम सुबह समझाए थे ना 10 बजे वाले बैच में। अपने नहीं देख रहा है, इतनी चुकी है स्कूटर हो के ट्रैक्टर खींचने चल रहा है। चलो यहाँ ध्यान देना, बकले लोग एकदम ध्यान से देख रहा था।
ध्यान से देखो, पैदावार कृषि में क्या होती है? कम होती है, जिसके कई रीजन भी है। हमारे यहाँ कृषि जोत जो होता है, खेत का क्या होता है? खेत का साइज छोटा होता है। खेत का साइज क्या होता है? छोटा। हमारे यहाँ कृषि जो होती है व्यापारिक खेती ना होकर कैसी होती है? जीवन निर्वहन खेती, जीवन निर्वहन कृषि, जीवन निर्वहन कृषि होती है। समझ में गया? अपनी जीवन इंसान परिवार पालने के लिए बोता है। हालांकि अगर आप फूलों के बागीचा लगाएंगे तो उसमें कौन सी खेती की जाती है? ड्रॉप फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? ड्रॉप फार्मिंग। क्या अनाजों के लिए ड्रॉप फार्मिंग सक्सेस है? अनाजों के लिए ड्रॉप फार्मिंग सही नहीं है। अनाजों के लिए सबसे बेस्ट फार्मिंग कौन होती है? ट्रक फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग। यहाँ पंजाब वगैरह में कौन सी होती है? ट्रक फार्मिंग। देखिए पंजाब का किसान सब दिल्ली में क्या किया है? पूरा ट्रैक्टर लेके पहुंच गया था, सब एकदम खतरनाक ट्रैक्टर लेके पहुंचा। वहां का किसान बहुत सफल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी किसान क्या है? सक्सेस है। और सरकार जो कह रही है कि हम नया किसी विधेयक ले आए हैं किसानों की भलाई के लिए, वो बिहार सरकार 2006 में किसानों की भलाई के लिए ला चुकी है। उसको बिहार में लागू हुए 15 साल हो गया, और बिहार के किसानों की कितनी भलाई हुई है ये आपको भी पता है। अब देखिए दो चीज होती है, जैसे मान के चलिए कोई खेत में कोई पेड़ इतना छोटा, इतना 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 ऐसे पेड़ है, कोनो पेड़ ससुरा ऐसे हो गया, तो सब लोग कहेंगे ना कहीं छोटा का है। तो आपके पास कौन रास्ते हैं? इन सबको भी बड़ा कर दीजिए, या तो ससुरा एकरे छोट कर दीजिए। तो हर राज्य का किसान परेशान था। सफल कहां का किसान था? पंजाब का। तो सरकार को कितना मुश्किल होता सारे राज्यों के किसानों को बढ़ाना। उससे अच्छा जो ससुरा तू जो समझ में आ गया कृषि कानून। बस इतने शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कृषि कानून है, खत्म कहानी। कौन? हर राज्य के किसान। बताइए, किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार का यही काम है। कितनी बोझ रहती है सरकार के ऊपर, हर साल चुनाव है कहीं ना कहीं। मतलब लोगों के पास दिल नाम का चीज नहीं। नेता भी हैं सब भाई, उन सब की भी अपनी ख्वाहिशें हैं। आज इतना घोटाला, कल सड़क लूट में उनका मन नहीं है। खाली आप लोग का कैसे वैकेंसी निकालने का मन करता है, इस बार जॉब ले ले, उन सब का ही मन है इस बार बढ़िया घोटाला करे, आप लोग करने नहीं देते। तो ये ट्रक फार्मिंग हमेशा कैसी होती है? व्यवसायिक लेवल पर होती है। ट्रक फार्मिंग व्यवसायिक लेवल। हालांकि अगर आप ज्यादा कम जगह पे ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं तो मिक्स खेती करना पड़ेगा, मिश्रित खेती। कौन सी खेती? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होती है? कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन। एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं द्विफसली खेती। द्विफसली खेती। द्विफसली खेती में एक साथ क्या करते हैं? दो दो फसल, एक साथ दो फसल लगा। दो फसल ऐसा लगाया जाता है जिसमें दोनों फसल घने उगने वाले ना हो, वरना दोनों घना लग जाएगा तो जगह नहीं रहेगा। एक फसल की जड़ कम गहरी, दूसरे की ज्यादा गहरी। एक ज्यादा पानी सोखता है, कम सोखता है, तो आराम से क्या करते हैं? बैलेंस बना के रख लेते हैं। तो ये खेती के कई क्या है? टाइप हो गया सब यहाँ पर। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खेती? जीवन निर्वहन खेती। फूल बागीचों के लिए ड्रॉप, व्यवसायिक स्तर पर ट्रक फार्मिंग, खेती के साथ साथ पशुपालन भी मिश्रित, एक साथ दो दो फसल को उगा देना, द्विफसली कृषि। अब फसल जो हम लोग बोते हैं वो कुछ ना कुछ तो अपनी जरूरत की चीज को ही बोते हैं, तो उसे सीजन के हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। अब ये किस महीने में बोया जाता है ये गड़बड़ा जाते हैं। समझ में गया? 3 गो फसल। देखिए नगदी तो अलग चीज होता है। नगदी फसल उसे कहते हैं जो खाने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बोया गया था। जैसे गन्ना, आप भले 2-4 गो गन्ना चूस लीजिए, इतना रख लीजिए, लेकिन उसको बोए किस लिए थे? बेचने के लिए। तंबाकू खाने के लिए नहीं बोए थे, बेचने के लिए बोए। मूंगफली आप अपने खेत में हुआ है कुछ रख लेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य क्या रहता है? बेच देना। समझना कि मसाला मेन उद्देश्य बेच देना, कपास मेन उद्देश्य बेच देना, चाय बेच देना। तो जिस फसल को बेचकर सीधे कैश लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जबकि गेहूं, अब गेहूं को कोई जरूरी नहीं, इंसान ज्यादातर अपने लिए रख लेता है। समझना कि नहीं? अपनी जरूरत जब पूरी हो गई तभी बेचता है गेहूं, एक्सेस हो जाता है तब। तो 3 मेनली, जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। एबीसीडी में देखेंगे तो जे आ जाएगा, के और आर। सीक्वेंस में देखिए यही पहले है। एबीसीडी में पहले कौन आएगा? जे, उसके बाद क्या आएगा? के, और उसके बाद लास्ट में जाएंगे तो आर।
देखिए ABCDEFGHIJ जे आ गया, जे के बाद के, आगे पढ़ेंगे तब क्या मिलेगा आर। तो जे से जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, समझ में आ गया। सीक्वेंस में ऐसे ही सबसे पहले कौन सा, अब साल में हम लोग की जनवरी से शुरुआत होती है, तो जो जायद फसल होता है ना ये अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अप्रैल में। सबसे कम टाइमिंग कौन लेता है? जायद फसल, अप्रैल में बोया जाएगा। इसमें सब्जी उगा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, नाशपाती, छोटे छोटे नहीं होते हैं सब, ढाई से 1.5 महीना में खेत नदी किनारे बो दीजिए, काम खत्म। ये हो जाते हैं जायद फसल। खरीफ फसल को हम लोग बोलते हैं जुलाई के महीने में। अभी खेत में कौन सी फसल लगी है? खरीफ फसल है, इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और रबी फसल को हम लोग बोलते हैं नवंबर में। नवंबर में अब 1-2 महीने आगे पीछे चल सकता है, इसे जून जुलाई कह सकते हैं। जुलाई में है तो जून जुलाई कह सकते हैं, इसे नवंबर दिसंबर कह सकते हैं। अमूमन गेहूं कब बो देते हैं? नवंबर में बो देते हैं, धान जुलाई में, आइए अप्रैल में। अब एक एक करके अलग से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन देख लेते हैं? जायद फसल। कौन सा फसल? जायद। कंफ्यूजन में नहीं ना होइएगा कौन कब बोया जाता है। पहला हो गया जायद फसल। जायद फसल जो होती है ये सबसे कम समय लेती है खेत में उगने के लिए। सबसे कम समय कौन लेती है? जायद फसल। इसमें मेन रूप से सब्जी आ जाता है, सब्जी आ जाएगा, तरबूज आ जाता है, खीरा, अरे खीरा, ककड़ी, जितना नहीं, तरबूज, ये सब बेचते रहता है सब वहां पे। ये सब चीजें किस में आ जाते हैं? सर जायद फसल में आते हैं। ये बहुत जल्दी समय में लग जाता है। इसे हम लोग बोते हैं लोग कब? अप्रैल में। कब बोएंगे? अप्रैल में। अब मई में ले आ काट लेंगे, 2 महीना में काम खत्म। और वैसे भी देखिए ना, खीरा देखें, आज देखेंगे इतनी सा, और कल देखेंगे तो जो इतना बड़ा हो जाता है, कुछ ज्यादा ही 1 दिन में तैयार हो जाते हैं सर। खीरा आप लोग बोए कि नहीं कभी? हम अपने घर, हमारा खेत तो नहीं है, घर के आगे थोड़ा सा बगीचा उगीचा टाइप का रखे हम लोग। शौकिया आदमी कभी बो देता है तो उसमें एक बार गलती से ना खीरा का पेड़ लग गया, छोटा सा होता है, छोटा सा पौधा है, पेड़ कौन बोलता है। गेहूं ये भी मतलब समझ रहे हो पेड़ टाइप का। अब हम लोग लग गया वहां पे, अब 1 दिन देखता था आदमी इतना छोटा, अगले दिन से जो है इतना, मतलब 2 दिन छोड़ दीजिए तो फुल साइज का हो जाता था। बहुत तेजी से बढ़ते हैं सब ये सब। जितना वक्त लगता है उसको पेड़ को उगने में लगता है, उसके पौधे को उगने में। जैसे टमाटर का ही है, 1 महीने में टमाटर अपने हिसाब से 1-1.5 महीने में क्या हो जाएगा, अपना पौधा लग जाएगा। अब उसमें टमाटर लगना चालू। अब आप बस कीड़े उड़े को बचने के लिए छिड़काव करना चालू कर दीजिए, आप आराम से उसे तोड़ सकते हैं। सब्जी वगैरह कहा जाता है देहात में ना कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी, यही में फायदा है। समझ में आएगी नहीं? हालांकि ये चीजें सीमित रहती है, नौकरी में हर तरह की नौकरी सही है। सरकारी नौकरी में क्या है, कोढ़िया आदमी के लिए ज्यादा सही है। लेकिन हाँ, एक चीज यह भी है कि कोरोना में सरकारी नौकरी का महत्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं था। सरकारी नौकरी वालों के लिए कौन दिक्कत रहता, और आराम से कुर्सी तुरा सब। और एक और राज्य में तो ऐसा नहीं, हम बेवकूफी वाला नियम देखें, स्कूल बंद था लेकिन टीचर को आना है, पूंची करेगा, जाके बेंच पोछेगा। उससे बेहतर था उसको कोरोना वैक्सीनेशन में लगा देते, है कि नहीं? अब आप कहेंगे टीचर वैक्सीन कैसे लगाता है? भाई वैक्सीन नहीं लगाता है, कम से कम रजिस्टर तो मेंटेन रखेगा ना। तो पता चला वहीं पे एगो नर्स रजिस्टर मेंटेन कर रही है, एगो कंप्यूटर खट कर रही है। अरे वहां पे घुसा दीजिए टीचर सबको, वहां पे कोनो फिजिक्स का मास्टर है, कोनो ज्योग्राफी का मास्टर है, रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। कोविडशील्ड है, कोवैक्सीन है। तो एक वक्त था जो मई जून में ना बहुत भयानक क्राइसिस थी, तो हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे वहां पे। हालांकि हम अपने यूट्यूब पर इसको बोले भी थे कि आइसक्रीम वाला जो ठेला होता है उससे आप वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं? वो तो बेचारा खाली था, सब बेरोजगार था सब, उस सबको 200 रुपया दीजिए। देखिए आइसक्रीम वालों को हर गली पता रहता है, हर जगह गली गली पता रहता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फसल हो गया आपका कौन सा? जायद फसल। इसके बाद कौन सी फसल आएगी? रबी, खरीफ। कौन सी फसल? खरीफ फसल। खरीफ फसल जो होती है इसको ना, ये बाकी फसलों को 3 महीने से 4 महीने लगते हैं जमने में। इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जल की क्या होती है? अधिकता होती है। इसलिए इसे हमेशा बरसात के समय में बोलते हैं, जुलाई के सीजन के आसपास में इसे बोया जाता है। इसको जल की ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें सबसे फेमस आप देखेंगे चावल धान बोलता है, बेवकूफ वही ना है। चावल,
ज्वार बाजरा मक्का, चावल ज्वार बाजरा मक्का, साथ में बोलिए मेरे याद हो जाएगा। चावल ज्वार बाजरा मक्का, 4 ठो ये मुख्य खाने वाला अनाज है। ये खरीफ फसल में ये मुख्य खाने वाले आ जाना, चावल ज्वार बाजरा मक्का। आपको अगर लगता होगा भारत का सबसे ज्यादा स्टेपल फूड है तो चावल है, जबकि दुनिया में ज्यादातर लोग गेहूं खाते हैं ज्यादा। विदेश वाले को देखिएगा, बर्गर खाएगा गेहूं का बना रहेगा, पिज्जा खाएगा गेहूं का बना रहेगा, बर्गर डोनट रखले रहता है, डोनट खाता है सर। जितना चीज देखेंगे तो दुनिया में जो ज्यादा चीजें कंजम्पशन है वो किस चीज का है? गेहूं का। बट भारत में किस चीज का कंजम्पशन ज्यादा? चावल। जबकि वेराइटीज देखेंगे ना सबसे ज्यादा तो मक्का से बनता है, एक से एक वेराइटी बनेगा, उसका चिप्स बनेगा, कॉर्नफ्लेक्स बनता है, दूध में डाल के खा लीजिए, वहां पर एक से एक बहुत सारी चीजें बनते हैं मक्का में। तो ऐसे प्लांट जहां अब जैसे हम लोग क्या है, मकई को 2-3 जानते हैं हम लोग, वो तो सीबीएसई वालों का भगवान भला करे जो बहुत किसी चीज को एडवांस बना देते हैं। हम लोग नहीं तो भूजा भूजते थे मकई वाला कड़ाही में, उसमें कोनो टेढ़ हो जाएगा, कोनो भड़क जाएगा, कोनो कुछ होगबे नहीं करेगा। और सीबीएसई वाला का जो कैसे भूजता है सब पॉपकॉर्न करके एकदम सब एकदम टनाटन होता है। देखते हैं वो सब दूसरे गोला का है सर। हाँ, सिनेमा घर में ना इतनी सा रहेगा तो 40 रुपए में बेचेगा, तो नहीं इतना तो गांव में मांग लेगा तो कोई ऐसे ही दे देगा, ले ससुरा मकई खा ले यहाँ पे। लेकिन वो बहुत बेहतरीन ढंग से भूनता है, तो कुछ कुछ रख ले रहता है, उसका घैली अलग डिजाइन का रहता है। तो मक्का वगैरह से बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश में ज्यादा चीजों को नहीं बना सकते, इसलिए सरकार इसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। अब ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है ये थोड़ा समझिए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट मतलब आपको मिला क्या चीज, एक कोई खेत से अनाज मिला, जैसे चिप्स मिला, तो आप आलू मिला खेत से, तो क्या मिलेगा? आलू। अब अगर आप उसे आलू को फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जाएंगे तो उसमें हर एक चीज की मशीनरी है, वहां ट्रक में लोड कर दीजिए, गिरा दीजिए, उसका गोदाम नीचे अंडरग्राउंड है, वहां चला गया, वहां से मशीन उसको खींच लेगा, धुल देगा, आगे की मशीन में हो जाएगा ऑटोमेटिक। वहां पे 1-2 मशीन आदमी इंस्ट्रक्शन के लिए लगे रहते हैं, आगे जाएगा तो उसका छिलका छील देगा उसको। अब चिप्स में भी कई डिजाइन के चिप्स बनते हैं, कोनो चिप्स को देखिए एकदम सीधा सपाट रहता है और कोनो पे एकदम लहरदार रहता है, सोच रहा ऐसे देखते हैं। अब कोनो क्रंची, कोई स्पाइसी, कोनो हरा रंग का, कोनो लाल रंग का, किसी में मसाला ज्यादा, किसी में जौहरे डाल दिया पूरा, मतलब अलग अलग टाइप का। एक तो देखो कोई बहुत खतरनाक चिप्स है जिसको बहुत तीखा रहता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी हो भाई। तो अगर हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट में डालेंगे तो चिप्स को वो अलग अलग, आलू को अलग अलग शेप में बांटेगा, उसमें वो डिवाइड कर लेगा कौन सा मसाला किस टाइप में डालना है। इसी में आगे जाके आपका क्या लग जाएगा, पैकिंग यूनिट लग जाएगा, उधर से पैक होकर निकल गया ले चिप्स, इधर से आलू डालिए उधर से ले चिप्स निकल गया। ऐसे बड़े प्लांट को क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग प्लांट। अलग अलग चीज के अलग अलग होते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं। कुरकुरे वगैरह वगैरह जो बनाने वाले ये सब वही बनते हैं। तो भारत सरकार इसी पे बढ़ावा देने। अब फूड प्रोसेसिंग प्लांट में मक्का को डालेंगे तो शुरू में क्या बना देता है? कॉर्नफ्लेक्स बना देगा मक्का का। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं कि नहीं? सीबीएसई वाला सब खाता होगा। हमारा एक दोस्त था, मतलब दिल्ली, उससे मिलने गए तो हम लोग सवेरे सवेरे नाश्ता रोटी सब्जी करने वाला आदमी, और नाश्ता में हमारे यहाँ वो कटोरा दूध रख दिया, एक मकई का चूड़ा रख दिया, खूब मुलायम। उसको देख के खाए, हम कहे ठीक लग रहा है, यही अब हम भी नाश्ता करेंगे। कौन ची रही है? कह रहा कॉर्नफ्लेक्स है। तो हल्का सा मक्के का क्या होता है? छिलके का बना होता है, बहुत हल्का होता है वो। तो मक्के से आप कई चीज बना सकते हैं, उसके छिलका को अलग चीज बना सकते हैं, उसको अलग अलग डिजाइन में। तो इसके लिए क्या बना दिया गया? फूड प्रोसेसिंग प्लांट जरूरी है। इसके अलावे समस्या यह है कि मक्का जो है उसका जो सरकार मूल्य कहती है खरीदने के लिए वो 17 रुपया, 16 से 17 रुपया। अब सरकार इतना होशियार है ना, ऐसा हिसाब रखती है ना कि आप आम इंसान पगला जाएगा, कहेगा मक्का खरीदेंगे हम 1600 रुपया। 1600 रुपया काहे बोल रहा है? 100 किलो का दाम बता रहा है 1600 रुपया। सीधे बोलना 16 रुपया खरीदेंगे। आम इंसान को समझ में है? नहीं, आम इंसान को समझ में नहीं आना चाहिए। सरकार बोली कि मक्का हम कभी बोलती है 14 रुपया खरीदेंगे, कभी कहती है 16 रुपया खरीदेंगे। और जबकि सरकार मक्का बिकता कितना है? 6.5 रुपया से माने 600 से 700 रुपया किलो में ना आपका 700 रुपया देंगे तो 1 कुंटल मिल जाता है, यानी किलो पे आएंगे तो 7 रुपया किलो पड़ जाता है। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। गवर्नमेंट इसको कुछ खास काम नहीं कर पाती इसको रखने के लिए। दूसरा कि गवर्नमेंट जब अनाज को खरीदती है तो गवर्नमेंट के पास जो गोदाम बना हुआ है, एफसीआई का गोदाम,
ये गोदाम पता नहीं 1960 का बना है कि गांधी जी उद्घाटन किए थे, कब का है, जर्जर हो गया है इसके लिए। तो इसके लिए अब जो फूड प्लांट बनाना है, अब उसमें मशीनरीज का यूज ज्यादा होगा। अब गया जमाना जब पोलदार एक को बोरा लाद लाद के जाएगा, अब क्या है कि अब बोरा में रखने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े जैसे पेट्रोल का टंकी देखे हैं, बड़े बड़े देखते होंगे, पेट्रोल डिपो ऐसे बना दिया जाता है, पेट्रोल डिपो ऐसी में पेट्रोल ढक दिए, क्या पेट्रोल जहां पे रहता है मेन सप्लाई आता है पेट्रोल डिपो में, वहां का गैलन में भरल रहता है, या पेट्रोल पंप में देखते हैं गैलन में रहता है। तो फिर अनाज ससुरा को बोरा में काहे रखता है सब? क्योंकि हमारे पास पहले जमाना अंग्रेजों के वक्त का हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे पटना का गोल घर अंग्रेजों के समय का गोदाम है, उसमें बोरा बोरा मजदूर लाएगा और रखेगा वहां पे। अगर जितना गोदाम में बोरा रहता है उस बोरा को निकाल के अलग से एगो ट्रक में भरिएगा तो एक ट्रक तो सोच रहा अकेले जगह बोरवा मार दिया है मार दिया कि नहीं? तो उससे अच्छा एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट तो हम लोग ने लगा दिया। लेकिन जो अनाज एक्स्ट्रा हो गया उसको रखने के लिए एक मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मेगा फूड पार्क। उसमें अनाज को बोरा में रखने की जरूरत नहीं है, खूब बढ़िया स्टील का कंटेनर बना दीजिए बड़ा सा उसमें, और ऊपर से खुलने वाला जगह रहेगा। यहाँ पर यहाँ से ट्रक ऊपर से आएगी, यहाँ पे क्या कर देगी, उलाट देगी। एक गो कंटेनर में 500-600 ट्रक का सामान उसमें क्या हो जाएगा, हट जाएगा एक ठोके अंदर में। यहाँ पे तो मेगा फूड पार्क बन रहा है। पार्क मतलब होता है रहने का जगह। जैसे गाड़ी जहां रहती है उसको क्या कहते हैं, पार्किंग। क्या कहते हैं, पार्किंग। पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं आप, वैसे ही अनाज के लिए क्या बनना है, पार्किंग बन रहा है। तो मेगा फूड पार्क, पार्क कौन सी घूमने का जगह है, वो क्या अनाजों के रखने के लिए जगह है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनने वाला भंडारण क्या कहलाता है, मेगा फूड पार्क। अब मान के चलिए इसमें तो ऊपर से ट्रक रख दिया, अब हर जगह तो ट्रक जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट लग जाएगा। ट्रक आती है तो अपना गोदाम यहाँ क्या करती है, गिरा देती है, और ये कन्वेयर की तरह रहता है। कन्वेयर देखते हैं मॉल वगैरह में सीढ़ी रहता है, अपने से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये वैसे ही रहता है, अनाज को क्या करता है, ऊपर चढ़ा के इसमें गिरा देता है। सब लोग ट्रक यहाँ खाली कीजिए। अब मान के चलिए इसमें से लेके जाना है, इधर से इसका दरवाजा लगा रहेगा, यहाँ दूसरा ट्रक खड़ा कीजिए जिसको लेके जाना है, यहाँ पे अपना यहाँ खोल दिया, लेके चल दिया यहाँ पे। अब वो गया जमाना से एक और बोरा लेके चलो, पता चला बोरा भीग गया, अनाज सड़ गया उसमें से, अगले सीजन में खोले तो पेड़ निकल गया FCI गोदाम में, समझा? तो इस सबको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो खरीफ फसल में कौन कौन आएगा भाई, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसके अलावा देखेंगे तो सोयाबीन। कौन सा आता है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में जाते हैं। सोयाबीन, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी से भी क्या बनता है, तेल बनता है, सूर्यमुखी का तेल। मूंगफली, मूंगफली का भी क्या बनता है, मूंगफली का तेल आता है कि नहीं जी, आता है। ये सब चीज तेल बनाने के काम में आता है। सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल। आजकल जो रिफाइन तेल वगैरह आ रहे हैं ना, ये क्या है, कई तेलों का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। सरसों का तेल शुद्ध रहता है। आजकल सरसों का तेल का डिमांड भी उतना नहीं रहा। आजकल लोग पूरी उड़ी छानने के लिए सरसों तेल का प्रयोग कर कौन रहा है, सीधे क्या चलो रिफाइन एकदम यहाँ। तो ये सब क्या हो जाए, तेल वगैरह। ये खाने वाला हिसाब हो गया यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। कौन कौन सा हो जाएगा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी और मूंगफली, यह हो जाता है मूंगफली। अब इसके बाद और भी इसमें देखेंगे तो तंबाकू भी इसमें आ जाता है, गन्ना भी आता है, कपास भी आता है। कपास, गन्ना, तंबाकू। तंबाकू, कपास, गन्ना, तंबाकू। कपास, गन्ना, तंबाकू। ये कौन से फसल हो जाते हैं बाबू, खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन कौन आएगा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली। कपास, गन्ना, तंबाकू। कपास, गन्ना, तंबाकू। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठंड के दिन में कौन सी फसल बोई जाएगी, ठंड के दिन में रबी फसल। इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसको जल की बहुत कम जरूरत होती है, इसे पानी की जरूरत कम होती है। इसे कब बोया जाता है, नवंबर के महीने में। सबसे प्रमुख अगर रबी फसल की बात करेंगे तो कौन होता है, गेहूं। गेहूं, जौ, सरसों, सरसों, चना, मटर, ये सब इसमें आता है। सब किसमें, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। अलसी का भी एक तेल होता है, तीसी।
अलसी, अलसी, तीसी, तीसी, ये सब देखिए कई टाइप के फसल होते हैं जो मेन एग्जाम में पूछता है, वही आपको याद रखना चाहिए। इसी सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी को पूछ रहा है खेसारी का दाल वो दाल अच्छा नहीं माना जाता है। खेसारी का दाल ऐसे टेम्पोररी में चला देते हैं सब, वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसको खाना भी नहीं चाहिए उतना, आंखों पे निगेटिव इंपैक्ट डालता है खेसारी के दाल वगैरह में। और लड़का सब यहाँ मसूर उसूर का भी दाल बहुत खाता है, हाँ, बदन उदन खूब उठता है खाएंगे तो उससे। तो लड़का यहाँ क्या करेगा ना, 1 किलो अरहर दाल लाएगा, 1 किलो मसूर दाल लाएगा और उसको खा लेगा और दिन भर दे दुखाएगा उसका, अरे ऐठेगा इसे, तकिया को 3 बार मोड़ के लगाएगा। चुपचाप खाना वाना ठीक ठाक खाओ, अरहर दाल रखो, उसमें मिलावट उलावट मत करो। ज्यादातर तो आप लोग में किसान फैमिली के लोग हैं, फिर काय को मिलावट करते हैं। तो ये फसलों की कौन सी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे कम जल की जरूरत किसे होती है, रबी फसल को। रबी फसल में कौन आता है, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, राई का भी एक होता है, राई क्वेश्चन थोड़े पूछे गए, राई भी इसी में आता है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, याद रहेगा। खरीफ में कौन होगा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू। ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है सब, किसमें, सबसे कम समय, खेत में सबसे कम समय कौन लेता है, सबसे कम समय जायद फसल में मुख्य रूप से किसे रखा जाता है, किसको रखेंगे, हाँ, सब्जी वगैरह को, जो कम समय 2 महीने में ही क्या हो जाते हैं सब, तैयार हो जाते हैं सब। सबसे कम पानी की जरूरत किसे होती है, किसे, रबी फसल को होती है। ज्यादा पानी की जरूरत किसे होती है, खरीफ फसल को होती है। खरीफ फसल को सबसे ज्यादा पानी। क्वेश्चन कहेगा कि लौटते मानसून के समय, ये मानसून कब लौटता है, नवंबर, लौटते मानसून के समय कौन सी फसल बोई जाती है, रबी। एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं होता, इधर का कंसेप्ट उधर से पूछ देता है, समझ में है कि नहीं। मानसून के आगमन के समय कौन सी फसल, हाँ, खरीफ फसल हो जाता है यहाँ पे। इसमें अरहर दाल भी इसी में आता है, अरहर, और एक मूंग दाल जो होता है, मूंग लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका नमकीन जो पोता गया वो मूंग समझिए यहाँ पे। अरहर, मूंग, ये 2 इसमें के प्रमुख दाल होते हैं। मूंग दाल का तो क्या बनता है, सब वो सब भी बन जाता है सब। आलू बहुत ठंड के दिन में सब्जी वाले में जितना चीज आएगा आप उसमें लगा दीजिएगा। अब सबको पता है नया के समय में आलू रहता है, ठंड के दिन में आया रहता है, समझ में आ गया। ये जो एग्जाम टाइप के मेन जो अक्सर रिपीटेड रहता है उसको आदमी बता रहा है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि फसल इतना ही रहता है, पूरा फसल देखिएगा तो पता चला कि अभी यही में रह जाएंगे पूरा। आगे देखें, पहला बोलिए तो सबसे फसल की कितनी कैटेगरी, फसल की 3 कैटेगरी, कौन कौन, जायद, रबी और खरीफ। जायद, खरीफ और रबी। अब कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे वो मक्का को कह रहा है, वो गन्ना को कह रहा है, टोपी वाला यहाँ पे। ये सब खेत में 8-8 महीना रहता है, 10 महीना गन्ना रहता है, ये सीजन से वो सीजन में घुस जाता है, समझ में गया। खेत में देख ले होगा, कहीं गया होगा, देखा होगा कि सीजन ही चल रहा है, चल रहा है, समझ में। अब जैसे गन्ना हम कहाँ लिखे हैं, खरीफ में। गन्ना खेत में कितना महीना रहता है, 10 महीना। अब लीजिए ना, हिल जाएगा इस सीजन से उस सीजन, 4 महीना का सीजन है रबी और खरीफ। अब अकेले कितना महीना रहता है, 10 महीना। तो अब आप किसमें गिन दीजिएगा उसको। अब आप बोए हैं उसको जुलाई में, जाके दिसंबर में देखेंगे तब वो खेत में क्या मिलेगा, गन्ना। आप कहेंगे लगता है इधरे बोया है, कौन फसल है, रबी। ऐसा नहीं है, गन्ना सबसे ज्यादा फसल में लेता है। अरहर भी टाइम लेता है, गन्ना, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, गन्ना। अब अरहर बोइएगा आप कहां पर, जुलाई में, तो क्या नवंबर में कट पाएंगे, इसमें नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है, वहां पे फिर 2-3 महीना एक्स्ट्रा ले लेते हैं अरहर वगैरह यहाँ पे। तो कुछ फसल टाइम ज्यादा लेते हैं। तो फसलों की कैटेगरी जो है वो कितने कैटेगरी में बांट दिए, 3। बिना देखे बता देंगे, बताइए तो। रबी फसल में कौन कौन, गेहूं, जौ, चना, हमरे साथे बोल रहा था सब,
खरीफ फसल में बोलिए, खरीफ फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, अरहर, मूंग, कपास, गन्ना, तंबाकू। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तीसी, ये सब होते हैं। जायद फसल में सब्जी वगैरह आते हैं। ये जितने फसल होते हैं यही 3 कैटेगरी होती है। लेकिन इन 3 कैटेगरी में कुछ ऐसे फसल होते हैं जो केवल हम किसके लिए बोए हैं? पैसा कमाने के लिए। ऐसे फसल को हम कहते हैं नगदी फसल। कौन सा? नगदी फसल। नगदी फसल का कोई सीजन नहीं होता है। जैसे कपास नगदी है, गन्ना नगदी है, तंबाकू नगदी है, चाय नगदी होता है। तो नगदी फसल को इंग्लिश में कहते हैं कैश। क्या कहेंगे? कैश। क्रॉप मतलब फसल, नगदी फसल। ये हमें क्या देता है? पैसा देता है। नगदी फसल। ये क्या करेगा भाई? हमको पैसा देगा। जैसे आप इसमें कई चीज बोल सकते हैं, जैसे गन्ना। गन्ना किस लिए बोया जाता है? पैसा कमाने के लिए गन्ना। अब गन्ना में एक चीज ध्यान से समझिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र। चीनी मिल वहां पे क्या है? ज्यादा यहाँ पे। उसी तरह अगर विश्व में देखेंगे तो गन्ना उत्पादन में 1 नंबर देश है ब्राजील। कौन जगह है? ब्राजील। जबकि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। कटोरा कहने का सेंस है जहां इजिली उपलब्ध हो जाए कोई चीज, उसे क्या कहते हैं? कटोरा। बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जैसे हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन करना एक झमेला है। एक तो सोचो उसको बोने के लिए मेड़ बनाइए, उसके बाद उसको आतर दे के बोइए, यहाँ बोइए, फिर यहाँ बोइए, फिर ऐसे बोइए। ऐसे नहीं। गेहूं में तो ले फेंक दिया, हो गया काम। गेहूं में बड़ा सिंपल होता है। तो जहां पर बहुत सिंपली कोई चीज उग जाता है उसे क्या कहा जाता है? कटोरा। तो गन्ना कैसा फसल है बहू? नगदी फसल। गन्ना कैसा फसल है? नगदी फसल। गन्ना किसमें आता है? नगदी फसल में। इसी कैटेगरी में आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, नगदी फसल में किसी न किसी में तो आएगा ना। ये किसमें आता है? खरीफ में। खेतों में सबसे ज्यादा समय तक कौन रहता है? गन्ना। कितने महीने तक रहता है? 10 महीना तक। उससे पहले नोच देंगे गन्ना को तो गन्ना क्या हो जाएगा? पंचुछुर हो जाता है, मीठा नहीं लगेगा। हालांकि इसी में कई तो, अब देखिएगा किताब वाला क्या करता है ना, इसमें बायोलॉजी का भी टर्म्स खोज देगा। कवक के कारण इसमें रेड स्पॉट नामक बीमारी फैल जाता है। तो भैया ओकरा ज्योग्राफी में हम पढ़ के माथा काहे फोड़ेंगे अपना, जब बायोलॉजी में ऑलरेडी चैप्टर है पादप रोग, पेड़ पौधों में होने वाले रोग, उसमें रेड स्पॉट नामक बीमारी है। ये हम यहाँ का लिए माथा फोड़ने जाए हम अपना। अब ज्योग्राफी की किताब में लिखले है इन पेड़ पौधों के दलहनी फसल के जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भैया ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो यहाँ ले आके हम माथे ना फोड़ रहे हैं भैया अपना। किसको कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में बॉटनी जब हमको पढ़ना है, बॉटनी में पढ़ना क्या है जी? पेड़ पौधा पढ़ना है। तो हमको काहे लिए जाके खिचड़ी करेंगे यहाँ पे? सिंपल से इतने याद रखिएगा, बीमारी उमारी वाला चीज इसमें नहीं। इसमें गन्ना के बाद आप देखते हैं गन्ना कैसा फसल है? नगदी फसल। चाय कैसा फसल है? नगदी फसल है। चाय के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? असम है। असम है। और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है चाय के उत्पादन में। चाय में एक क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? थीन। ये चाय जो होता है ना, थकान दूर कर देता है। थीन की खासियत होती है क्या दूर करता है? थकान को दूर कर देता है। तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन। ये क्या दूर कर देता है? थकान दूर करता है। तो जब कभी भी आप थके रहे तो क्या कर सकते हैं? चाय पी लीजिए। इसलिए देखते हैं आदमी कहीं और स्टेशन के जगह जब स्टेशन पे चाय पिएगा, जितना थकल रहेगा उठ के क्या पीते रहता है? चाय। तो भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? चाय। चाय उत्पादन में भारत बहुत अग्रणी है, लेकिन हम उत्पादन में भी ज्यादा है और पी के खत्म भी कर देते हैं। इसलिए हमसे छोटा सा देश है श्रीलंका, वो चाय का निर्यात कर देता है, दूसरे देश को बेच देता है, और हम लोग बहुत कम मात्रा में बेच पाते हैं। वो वीआईपी चाय जो दार्जिलिंग चाय होती है, एक तो नीलगिरी चाय होती है, एक तो एक आसाम की जो चाय होती है, कुछ फेमस चाय ही हम लोग क्या करते हैं? बेच पाते हैं। जबकि बाकी के चाय का उत्पादन हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दलिद्र की तरह चाय को पी के रद्द कर देते हैं लोग। यहाँ पे देखते हैं चाय लोग बहुत पीते हैं। आप लोग में भी बहुत से लोगों का आदत होगा, बहुत लोग चाय पीते हैं। मेरे पापा दिन भर में 6 से 7 कप पीते हैं। मम्मी बोल देती हैं अब ये ना बना के दिए थे, अच्छा एक बार और बना दे।
हमको चाय का मतलब कोई इतना ना गेस्ट आ जाते हैं लोग, उनके चक्कर में हमको ही पीना पड़ता है। कभी कभी कोई मिलने आ गया तो भैया लीजिए चाय पीजिए, आप भी पीजिए, हम भी पी रहे हैं। तो चाय में क्या होता है, थकान दूर करने के लिए क्या चीज होता है, थीन। चाय उत्पादन क्या हम लोग निर्यात कर पाते हैं? नहीं। जबकि चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ हमसे कम चाय उत्पादन होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। आप चाइना को ही बोलिए ना, उससे जो क्या कुत्ता निर्यात कर पाएगा? खा जाते हैं ऐसे खुद है। और हम लोग इसे कोई कुत्ता निर्यात करने को बोले 50-60 को तो हम जानते हैं, अगले दिन भेज देंगे। हम लोग बचपन में हम लोग के यहाँ एक बार सर्कस आया था, तो सर्कस वाला ना 100 रुपया देता था कुत्ता ले जाने का। हम लोग 5 रुपया का उस समय पार्ले जी बिस्किट होता था, बड़का मिलता था 5 रुपया में, 3 रुपया में तो छोटा मिलता था, बड़ा वाला मिलता था वहां पे। और उसको कुत्ता को खिला खिला के चल 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 सर्कस वाले के पास ले जाते थे। सर्कस वाला पकड़ लेता था उसको, 100 रुपया देता था हम लोग को, और जाके शेर को दे देता था। खा जाता था उसको। सर्कस आया था, हम लोग के मोहल्ले का पूरा कुत्ता साफ हो गया था। ले लेता एक से एक रहता है। ये फूड चेन है एक दूसरे पे। अब शेर वगैरह जो है ना, उसको मरा हुआ जीव दीजिएगा ना तो खाना पसंद नहीं करता है, भूख में तो खाइबे करेगा। लेकिन शेर बड़ी स्वाभिमानी है, वो पहले जीव को मारेगा और उसके मुंह में अपना मुंह उसके खून में सानेगा, और फिर मोछ पे जब खून लग जाएगा ना तो साइड में बैठ के अपना मोछ देखता है, मोछ है। इसलिए शेर के पास आप आग लेके जाते हैं ना तो भाग जाता है, केवल अपनी मूंछ बचाने के लिए, वरना शेर को आग से थोड़ा भी डर नहीं लगता है। और शेर का अगर मूंछ काट देंगे, अगर मान के चलिए ऐसे जिंदा में तो काटने जाएंगे, आप ही काट लेगा, सोया है या बेहोश है तो उसका मूंछ काट देंगे ना तो उसका तबीयत खराब हो जाता है टेंशन में। अब किसी लड़की को ही टकला कर दो ना, आप लोग बताइए टेंशन रहेगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका छिलवा देना जी, करिए नहीं, अभी बुलाएंगे को नाई पकड़ के छिलवा देंगे। करिए नहीं होगा, सियार ऐसा लगेगी साहब। लड़की का बाल रहना जरूरी है। पहले के समय में हम लोग का जो हम लोग का जमाना था, उस समय लंबा बाल लड़कियों की सुंदरता मानी जाती थी। आजकल तो दुकोने टाइप का कर रही है, सर एनिया तनी सा कम है, एनिया ज्यादा रह रहा है। हाँ मैं नहीं चाहूंगी, चाय समझ में आ गया? आजकल अजब चीज हो गया है, हम ही लोग का जमाना ठीक था। देखो भाई, चाय समझ में आ गया? चाय की जो प्राप्ति होती है वो उसके पत्ती से होती है। किससे होती है? पत्ती से, यानी लीफ से उसकी प्राप्ति होती है। हम लोग जो चाय पीते हैं ना वो शुद्ध उतना नहीं रहता है। हम लोग के चाय पत्ती में लीफ रहता का है, झड़ल रहता है, एकदम सूखल। और बेहतरीन ढंग का चाय पीजिएगा तो उसमें पूरे बड़े बड़े साइज की क्या रखेंगे, पत्ती दिखेंगे। हम लोग के यहाँ टुकड़ा रहता है सब। होटल वाला तो चाय पत्तियां रख लेता है सब, पता नहीं हमको लगता है दोबारा डालता है सब क्या उसमें, उसी चाय पत्तिया से। चलिए अगला होता है कॉफी, कहवा। हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा। इंग्लिश में कॉफी। कॉफी जो आता है ये जो है ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफी की प्राप्ति जो होती है वो बीज से होती है। कॉफी की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात वाला बंदरगाह, हालांकि ये वर्ल्ड में पढ़ना है, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया। और ब्राजील का साओ पाओ शहर जो है कॉफी के लिए फेमस है। तो इसमें ये किसकी प्राप्ति किससे होती है? बीज से होती है। इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। और ये नींद भगा देता है। क्या भगा देता है? नींद। जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं उन सारे कोल्ड ड्रिंक में भी क्या पाया जाता है? कैफीन। हालांकि उसमें CO2 मिला देता है तो गला जलने लगता है, लेकिन उसमें भी क्या पाया जाता है? कैफीन। वो क्या करेगा? नींद भगा देगा। तो नींद लग रहा है तो क्या पीजिए? कॉफी। थक गए तुम, दोनों मिला के पीजिए। देखिएगा ना, चाय बनाता है आदमी तो थोड़ा सा उसमें क्या देता है? कॉफी डाल देगा, तो टेस्ट भी बदल जाता है। और वहां दुनिया में ज्यादातर डिमांड कॉफी का है। ज्यादा डिमांड किसका है? कॉफी। चाय का डिमांड क्या है? कम है। चाय का उतना डिमांड नहीं है। VVIP लोग में देखिएगा ना, कॉफी की चाय, तो गांव में पूछे ना कॉफी की चाय,
गांव वाले को कॉफी दी के मुंह दाग लेगा। शौकिये पीता है, बारात में देखिएगा तो सामने में क्या रख देता है, कॉफी वाला, आवते बाराती मुंह दाग लेगा। 5 रुपया का कॉफी पिया और 50 रुपया का खाना कम खाएगा। अब वो नहीं दागने के लिए सामने रखेगा ना तो पूरा हुमच के खाएगा। इसलिए जानबूझ के कॉफी वाले को क्या रखा जाता है सामने, समझ में आ गया कि नहीं? क्या करने के लिए? मुंह दाग लीजिए आपको। तो कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक। कॉफी की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। कॉफी कैसा क्या पाया जाता है? कैफे क्या कर देता है? नींद में। आप बताइए, कॉफी कोई पेट भरने के लिए बोता है? किस लिए? व्यापारिक उद्योग के लिए, व्यवसायिक उद्योग के लिए, नगदी पैसा कमाने के लिए। चाय भी किस लिए? नगदी पैसा कमाने के लिए। गन्ना भी किसके लिए? नगदी पैसा कमाने के लिए। कपास भी किसके लिए? नगदी पैसा कमाने के लिए। किसी न किसी उससे हमको बस कपास जो होता है, कपास को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉटन। क्या कहेंगे? कॉटन कहेंगे, सूती वस्त्र। ये कॉटन, इसकी भी प्राप्ति किस चीज से होती है? बीज से होगी। ये भी किससे होता है? बीज से। बीज जो होता है ना, ऐसे फूट जाता है तो उसमें क्या निकलता है? रुई। तो ऐसे किसान जाके क्या कर लेता है? रुई निकाल लेता है। तो इसकी प्राप्ति किससे होती है? बीज से होती है। लेकिन इसमें 200 दिन तक इसमें पानी नहीं आना चाहिए। 200 दिन तक पानी, दिन को दिल लिख दिए जी, डे लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, 200 दिनों तक अगर आपका पानी कपास की खेती की है, अगर उसको लगातार 200 दिनों तक क्या लगना चाहिए? धूप लगना चाहिए। और अगर उससे कम धूप लगेगा तो फिर वो आपका कपास का उत्पादन अच्छा से नहीं होगा। अब आप ही बताइए, पूरा ग्लोब पर ये बीच वाला रेखा का नाम क्या है? कौन रेखा? विषुवत। ये वाला कर्क, ये मकर। धूप किन 2 रेखाओं के बीच में घूमता है? कर्क और मकर। इसका मतलब जितने भी जगहों पे कपास का उत्पादन होगा वो जगह कर्क या मकर रेखा के बीच में है, इसी के आसपास आएंगे। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? गुजरात से कर्क रेखा। महाराष्ट्र के करीब से गुजरती है, तो महाराष्ट्र और नीचे है कर्क रेखा के। तो इन 2 जगहों पे धूप बराबर मिलेगा। तो कपास के उत्पादन में गुजरात 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर। गुजरात 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर। तो कपास के लिए 200 दिनों तक किस चीज का होना जरूरी है? धूप का लगना जरूरी है। बरसात क्या करेगा? रुई को खराब कर देगा। कपास उत्पादन में 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर MH लिख देते हैं महाराष्ट्र को। कपास का जो रुई होता है, उस रुई को क्या करते हैं? आपस में बीन के क्या बना लिया जाता है? धागा बना लिया जाता है। धागा बना लिया जाता है, रील। और उस धागे को मशीन में भेजा जाता है। तो कई सारे धागे को एक में एक बीन के क्या बना लिया जाता है? कपड़ा बना लिया जाता है। तो ये कपड़ा जो है छोटे छोटे किससे बना हुआ है? धागा से। और धागा किससे बना है? कपास। कपास से। कभी कभी क्या होता है, धागा कट जाता है तो किसी धागा को देखिएगा मेन जॉइंट पे पकड़ा जाता है, खींचेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? खींच जाता है। इसलिए साइड में जहां कपड़ा खत्म होता है वहां इंटरलॉकिंग कर दिया जाता है। इंटरलॉकिंग का मतलब उस कपड़ा का थुथुर पूंछ दीजिए, नहीं तो थुथुरे पड़े सही से निकल जाएगा। साड़ी वगैरह में पीको क्या किया था? उसका थुथुर पूंछ दीजिए। अगर थुथुर नहीं पूछेंगे तो उसका पूरा धागा क्या हो जाएगा? निकल जाता है। तो कपास भी किस तरह का है भैया? नगदी है। कपास भी कैसा है? नगदी। कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। बीज से। कपास होता है सफेद सोना। कैसा सोना है भाई? सफेद, व्हाइट कलर का होता है। और बताइए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कपास की तो डिमांड है। कपड़ा बनेगा कौन चीज से? जूट का कपड़ा पहनेंगे, बोरा बनता है जूट का, कपासे का बनाएंगे। थोड़ा बहुत मिक्स करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन आरामदेह कपड़ा पहनना है तो आपको किसका बनाना पड़ेगा? कपास का, कॉटन का ही बनाना पड़ेगा। हालांकि कॉटन में खराबी क्या होता है? वो नेचुरल फाइबर का होता है, मतलब नेचुरल कपास का। अब नेचुरल चीज जल्दी दूसरे का बात नहीं सुनते हैं। तो शुद्ध कपास यानी शुद्ध कॉटन का कपड़ा होगा ना, वो प्रेस करिएगा ना, 2 मिनट बाद फिर से सुरक्षित हो जाएगा। बहुत झमेला होता है। इसलिए मजबूरी में इस पे 20% एक्स्ट्रा, कॉटन 80% ही शुद्ध रहता है, 20% उसमें एक्स्ट्रा कपड़े को मिला दिया जाता है। अब कहीं पॉलिस्टर मिलाएगा, कभी कुछ मिलाएगा, अलग टाइप का, ताकि वो क्या रहे? सीधा रह सके। मेरे शुद्ध कॉटन का कपड़ा देखेंगे ना, अजीब टेढ़ हो जाता है। गंजी जो पहनते हैं लोग अंदर शुद्ध कॉटन का, उसको प्रेस कीजिए ना, टेढ़ करेंगे फिर ऐसे ही हो जाएगा, नहीं तो पहनले नहीं जाएगा वहां पर। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। कपास की प्राप्ति बीज से। कपास को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। इसी का भाई होता है कपास का जूट। जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन।
जूट को हिंदी में क्या कहेंगे? पटसन। ये पौधे के बीज से प्राप्त हुआ, ये पौधे के किससे प्राप्त होगा? तना से। किससे प्राप्त होगा? तना से। जैसे गन्ने का जो छिलका होता है, ध्यान से देखिए, गन्ने का छिलका, अगर गन्ने के छिलका को एक में एक बीन देंगे, एक में एक बीन देंगे, तो वो भी एक तरह का बड़ा सा पंखा, देखिए पंखा, हाँ, बेना, उसमें देखिएगा ना, ऐसे बांस वगैरह का छिलका से क्या करता है? बना देता है, बीन देता है कि नहीं बीन देता है? तो वो उसी टाइप का आप कपास का भी कर सकते हैं। लेकिन कपास जो होता है ना, बांस से मुलायम होता है, बांस से भी क्या होता है? मुलायम होता है। तो कपास, ये सॉरी, जूट जो होता है, जूट को हिंदी में क्या कहता है? पटसन। इसके तने को क्या किया जाता है? पानी में भिगा दिया जाता है, फिर उसको ट्रक पे, सड़क पे छोड़ दिया जाएगा, तो उस पे ट्रक वरक चलेगी तो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। फिर उसका छिलका क्या कर लिया जाएगा? निकाल लिया जाएगा, और एक में एक करके क्या कहें? बीन के आप बोरा तैयार कर दिया जाता है। अब तो मशीनें आ गई हैं, तो उसको भिगाने उगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या बनता है? तना, और इससे क्या बनाया जाता है? बोरा। क्या बनता है? बोरा। अब उसमें आप जो भी रखिए, चीनी रखिए या जो भी, आजकल प्लास्टिक वाला बोरा की बात नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक वाला बोरा मजबूत नहीं रहता है, जूट वाला बोरा पटसन का। यहाँ पे ठंड के दिन में आदमी भैंस को वही ओढ़ा देता है, हाँ? नहीं तो अगर आप मान के चले, आदमी पैर और पोछने के लिए देहात में वही बोरा रखा जाता है। सीबीएसई वाला तो खूब अच्छा दुकान खरीद के रख ले रहता है, हाँ? मैट ऐसे करके मैट रखता है सब पोछने के लिए, हाँ? और नहीं तो वैसे आदमी देहात में क्या लगा देता है? जूट का बोरा। इस जूट का बोरा भी रस्सी होता है, जिससे सुतरी बनता है। देखे सुतरी, तो बोरा और सीलने के लिए क्या बनता है? सुतरी बनता है। तो इसका बोरा बनाइए या क्या बनाइए? सुतरी बनाइए। ये सब क्या है? धागा है। क्या है? धागा। और ये भूरे रंग का दिखता है, इसको हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन फाइबर। इसे क्या कहेंगे? गोल्डन फाइबर। ऐसे क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट फाइबर, व्हाइट गोल्ड नहीं, सॉरी, व्हाइट फाइबर। व्हाइट गोल्ड तो प्लेटिनम को कहते हैं। व्हाइट फाइबर, सफेद रेशा। इसका रेशा कैसा होता है? सफेद। और इसका धागा कैसा होता है? गोल्ड। गोल्डन, ये व्हाइट, ये गोल्डन कलर का हो गया, तो ये हो गया गोल्डन फाइबर। और ये कैसा हो गया? व्हाइट फाइबर। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। अंगूठी होता है प्लेटिनम की, उसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं। वहां पे प्लेटिनम सोना से महंगा मिलता है। लेकिन देखिएगा तो ना ससुरा ओरिजिनल सोना समझ में आता है, ना ओरिजिनल प्लेटिनम समझ में आता है। लोग अपने पहन लेते हैं, वो अलग का बात है, दिखाने के लिए कि हम बहुत पैसा वाला है। देखते हैं एक एक ठोट देखेंगे तो 100 अंगुरिया में पहन ले रहता है, हाँ? काय लिए? एक आदमी हमसे कहा कि खान साहब आप सोने का लॉकेट या अंगूठी पहनिए, आपके लिए शुभ होता है। हम कहे सुन भैया, जिसको सोना खरीदने की औकात है ना, मतलब उसका दिन शुभ चल रहा है। तो कौन नियम दे रहा है? एक गरीब आदमी 2000-1500 का इलाज न करा पाता, मर जाता है, ओकरा जाके तू कहेगा सोना पहनो यहाँ पे। ऐसा कोई भगवान बेवकूफ नहीं है कि पासवर्ड लगा रहे हैं कि भगवान जो सोना दे क्या, हाँ, एक पैसा दे दो जी, सोना पहन ले जी, बात है बेवकूफ सब। ऐसा कुछ नहीं होता है। झूठ वगैरह समझ में आ गया? ये कैसे फसल होते हैं? नगदी फसल। कैसे फसल है? नगदी। अब ध्यान से समझिए, फसलों से क्वेश्चन किस टाइप का, जैसे ये टाइप का तो फेमस क्वेश्चन कि भाई कपास की प्राप्ति बीज से हो गई, पटसन की प्राप्ति तना से हो गई। उत्पादन में पश्चिम बंगाल आता है ज्यादा, और उसके उत्पादन में गुजरात आता है। गुजरात, तो इसमें कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है। इसके पहले और कौन सा था? इसी में था ना, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, और चीनी उत्पादन में हाँ महाराष्ट्र आता है, वहां चीनी मिल जाता है सब। ब्राजील गन्ना उत्पादन में, चीनी का कटोरा क्यूबा। चाय उत्पादन में आसाम, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक। कभी कभी क्या है, कभी कभी जमुआ में पगलाता है ना, तो ओरिजिन कंट्री पूछ देता है कि कॉफी की ओरिजिन कहां से हुआ, जौ की शुरुआत कहां से हुई, चावल की शुरुआत कहां से हुई। तो इस टाइप का ओरिजिन कंट्री पूछ देता है। तो इस ओरिजिन कंट्री को भी कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही। फसलों की कैटेगरी वगैरह याद रहेगा, अब आगे कल इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है? 10 लोग निकलेंगे।